हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं फिर वापस आपके सामने क्लास लेकर आ गया हूं दोस्तों ज्योग्राफी की। ठीक है, अभी हमने देखा था दोस्तों मानव विकास के मूल सिद्धांत के पहला और दूसरा चैप्टर करवा दिया है। अब हम तीसरा और चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। पहले तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन और चौथा चैप्टर है मानव विकास। तो दोनों चैप्टर को हम देख लेते हैं दोस्तों। दोनों चैप्टर के मैंने प्रमुख यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली फॉर 15 क्वेश्चन है। इनको अच्छे से आप याद कर लेना दोस्तों। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि दोस्तों देखो एमपी बोर्ड का पेपर हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर करवाए थे, वही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल आप भी मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा। समय बहुत कम है, आपके पास एक ही दिन बचा है दोस्तों, तो बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। 15 मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। एक बार सभी दोस्त क्लास को दिल से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं इनको फुल एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। बोर्ड में 100% छपेंगे यहां से क्वेश्चन। मैं जो बोलूंगा उनको अच्छे से आपको सुनना है। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, आप मेहनत करते रहिएगा और शेयर करिएगा एक बार वीडियो को सभी दोस्तों के बीच। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है। ये प्रमुख जैसे भूगोल के पर्सन है दोस्तों, भूगोल के पर्सन है, भूगोल के ज्योग्राफी के। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर दोनों के मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नीचे लाल लाल अक्षरों में लिख रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, जैसे मैं वीडियो डालता हूं उसकी सूचना मिलती रहे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जनसंख्या संगठन जो है वो किसे कहते हैं? अब क्या पता एग्जाम में ये क्वेश्चन छप चुका होगा। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। मेरा उद्देश्य है आप सभी को याद करवाना। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता, जैसे कि किसी भी देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता हो सकती है, जैसे आयु, लिंग और व्यवसाय, इनके आधार पर उनका वर्णन किया जाता है, तो इसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन की परिभाषा याद कर लो दोस्तों, रट्टा लगा लो कि किसी भी देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता जैसे आयु, लिंग और व्यवसाय, इनके आधार पर वर्णन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, प्यारे दोस्तों सभी याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। एग्जाम में आने के बाद फिर कहेंगे भाई आपने बताया था लेकिन मैंने याद नहीं किया, तो दोस्तों ये आपकी गलती होगी। पहले याद कर लीजिए जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो किसी भी देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता जैसे आयु, लिंग और व्यवसाय, इनके आधार पर वर्णन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? कम होने के कारण बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप लेना दोस्तों। लिंगानुपात कहते किसे? इसके कम होने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है? लिंगानुपात आखिर कम क्यों हो रहा है? लिंगानुपात का मतलब लड़कियों की संख्या आखिर कम कैसे हो रही है। अब यहां पर हमें क्या पूछा है? लिंगानुपात की परिभाषा पूछी है कि लिंगानुपात कहते किसे हैं। बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, लिंगानुपात कहते किसे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है शेयर करना। एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा क्लास को। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अभी मैं लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो देखिएगा लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अब आपको एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि लिंगानुपात का सूत्र बताइएगा, लिंगानुपात का फॉर्मूला बताइएगा। तो लिंगानुपात का सूत्र आपको बताना है। जैसे लिंगानुपात का भारत के अंदर सूत्र है, भारत में गणना बराबर होता है महिलाओं की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये लिंगानुपात का सूत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये लिंगानुपात का सूत्र हो चुका है। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का सूत्र है महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। यह लिंगानुपात का सूत्र हो गया। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है। किस महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 7 महाद्वीप हैं। किस महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यूरोप महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है। और किस महाद्वीप का लिंगानुपात न्यूनतम है यानी कम है? तो न्यूनतम
न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों एशिया महाद्वीप का, और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक लिंगानुपात यूरोप महाद्वीप का है, न्यूनतम लिंगानुपात अपने एशिया महाद्वीप का है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों, तो लेटविया या फिर हम लातविया कह सकते हैं, लेटविया का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है दोस्तों। कितना है लेटविया का लिंगानुपात? 100 महिलाओं पर दोस्तों, 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है दोस्तों लेटविया का लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो लेटविया का है, 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। और न्यूनतम लिंगानुपात किस देश का है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। कितना है? 100 महिलाओं पर 311 पुरुष, 100 महिलाओं पर 311 पुरुष, यह संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात है दोस्तों। खोपड़ी में छाप लो दोस्तों, सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइएगा दोस्तों कि विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है, विश्व का औसत लिंगानुपात, तो 100 महिलाओं पर 102 पुरुष, 100 महिलाओं पर 102 पुरुष, ये विश्व का औसत लिंगानुपात है। आपको और भी पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, देखिएगा एग्जाम में आपको और पूछा जा सकता है कि बताओ लिंगानुपात के प्रमुख कम होने के पीछे कारण क्या है, आखिर लिंगानुपात कम क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आप लिख सकते हैं कन्या भ्रूण हत्या, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा पॉइंट लिखेंगे लड़कियों के साथ भेदभाव, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे महिलाओं का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, महिलाओं के साथ भेदभाव, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, इस तरीके से पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों। ये प्रमुख लिंगानुपात के कम होने के पीछे प्रमुख ये कारण है। तो एग्जाम में देखो लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन आ गया और फिर गलत हो गया, तो फिर तो आपकी मूर्खता है दोस्तों। मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, फटाफट बता रहा हूं। मुझे पता है दोस्तों समय बहुत कम है, इसीलिए तो फटाफट बोल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में याद हो जाए। मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मेरा जो उद्देश्य है वो आपको याद करवाना है। और दोस्तों ज्योग्राफी में पूरे 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो बिल्कुल दोस्तों मेहनत करते रहिएगा। हमारे पास एक दिन है लेकिन हमें दोस्तों एक महीना मान के चलना है। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, आप ऐसे एक महीना मत समझ लेना, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि टेंशन मत लो दोस्तों, एक दिन के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में गणना होती है महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, लिंगानुपात का सूत्र हो गया। इसके अलावा किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो लेटविया का लिंगानुपात सर्वाधिक है। न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। इसके अलावा किस महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो यूरोप महाद्वीप का। न्यूनतम लिंगानुपात किस महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का। और विश्व का औसत लिंगानुपात है 100 महिलाओं पर 102 पुरुष, ये विश्व का औसत लिंगानुपात हो गया है। चलो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है। तो जनसंख्या संगठन का यहां पर क्या पूछा है, महत्वपूर्ण सूचक पूछा है। तो महत्वपूर्ण सूचक क्या हो जाएगा दोस्तों, आयु संरचना। आयु संरचना दोस्तों जनसंख्या संगठन का क्या है, महत्वपूर्ण सूचक है। जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है दोस्तों आयु संरचना। और आयु संरचना को भी जैसे 3 भागों में बांटे, तो देखिएगा सबसे पहले 0 से लगाकर 14 वर्ष तक, 0 से 14 वर्ष तक दोस्तों आपको पता है बाल आयु रहती है, बाल आयु। और 15 से लगाकर 59 वर्ष तक ये रहती है दोस्तों, हम कह सकते हैं कार्यशील जनसंख्या, या फिर हम कह सकते हैं युवा, ठीक है। 15 से 59 वर्ष युवा। इसके अलावा 59 वर्ष से अधिक ये वृद्ध जनसंख्या होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों 0 से 14 वर्ष, ये तो रहती है दोस्तों बाल आयु। इसके अलावा दोस्तों 15 से लगाकर 59 वर्ष, ये जो है वो कार्यशील हम जनसंख्या भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, कार्य करने वाली। और इसके बाद देखते हैं 59 वर्ष से प्लस अधिक, 59 वर्ष से अधिक, यानी ये जो है वृद्ध जनसंख्या होती है, वृद्ध जनसंख्या। ये बाल जनसंख्या होती है, इसे हम अविकसित जनसंख्या भी कहते हैं, यानी ये विकसित नहीं होती, इनमें किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ये आश्रित जनसंख्या होती है, कहने का मतलब। इसके बाद 15 से जो 59 वर्ष जनसंख्या है, ये कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। कार्यशील जनसंख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जो 15 से 59 वर्ष है उनको कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानता है। 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। 59 वर्ष जो अधिक है वो वृद्ध जनसंख्या है, और इसे ये जो है विकासशील जनसंख्या होती है, विकासशील, लगातार विकास कर रही होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो 15 से 59 वर्ष है ये विकासशील जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है। और जो 59 वर्ष से अधिक है वो वृद्ध जनसंख्या होती है, और इसे हम कह सकते हैं दोस्तों विकसित जनसंख्या। ये पूर्ण तरीके से विकसित हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसे भी हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि सरकार का जो अधिक धन है वो इनकी देखरेख पर खर्च हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 59 वर्ष के बाद में दोस्तों बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर देखो सरकार इनकी देखरेख करती रहती है,
चाहिए, पेंशन वेंशन चलाना, ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों। तो ये है जनसंख्या का संगठन का महत्वपूर्ण सूचक पूछे तो आयु संरचना जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला आपको राज्य पूछा है, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केरल। ध्यान रखना, केरल जो है वो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा जा सकता है साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता का मतलब हो गया पढ़ा लिखे लोग, जो जिसको पढ़ना आता है, लिखना आता है, ठीक है, जो पढ़ लिख सकता है और बोल सकता है उसे साक्षर कहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलते हैं साक्षर। परिभाषा देखो, जनगण 2011 के अंदर जब जनगणना हुई थी तब साक्षरता की परिभाषा दी गई कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का बच्चा जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, उसे जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर की श्रेणी में रखा गया। तो साक्षरता दर की परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है, रट्टा लगा लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड का जो आकार है वो किस प्रकार का होता है? आयु लिंग पिरामिड का जो आकार है दोस्तों वो त्रिभुजाकार होता है। आयु लिंग पिरामिड का आकार किस प्रकार का होता है? त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसके बाद है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं में से क्या क्या शामिल है? जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं है इसमें क्या क्या शामिल है आपको पता होगा दोस्तों। प्राथमिक क्रिया की यदि मैं बात करता हूं तो प्राथमिक क्रिया में जैसे कृषि कार्य सब प्राथमिक क्रिया के अंदर ही आते हैं। पशुपालन करना यह भी प्राथमिक क्रिया में आता है। इसके अलावा दोस्तों आखेट यानी शिकार विकार करना यह भी प्राथमिक क्रिया में ही आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं द्वितीय क्रिया की बात करता हूं तो द्वितीय क्रिया में जैसे परिवहन है, संचार है, व्यापार है, ठीक है, व्यापार, परिवहन, संचार, ये जो है वो द्वितीय क्रिया में प्रमुख आते हैं। तो ये याद कर लेना दोस्तों, मैं आपके लिए जबरदस्त तैयारी करवा रहा हूं, तो आपका कर्तव्य बढ़ता है लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानव विकास के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। दोस्तों देखिएगा, आपको पता है कि भाई बिना देखा देख बोर्ड पर पढ़ाना इम्पॉसिबल, बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करना, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूं दोस्तों, तो इसके लिए आप भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है दोस्तों, समता, ध्यान रखना, पहला स्तंभ है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, इसके अलावा सतत पोषणीयता। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये मानव विकास के क्या हो गए दोस्तों? 4 स्तंभ हो गए। सबसे पहले समता, दूसरा हो गया दोस्तों सशक्तिकरण या फिर हम सतत पोषणीयता, और चौथा हो गया सशक्तिकरण, ठीक है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये मानव विकास के क्या हो गए? 4 स्तंभ हो गए। उत्पादकता किसे कहते हैं, सतत पोषणीयता किसे कहते हैं, इनको भी बारे में मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद देखिएगा मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? तो मानव विकास के केंद्र बिंदु में शामिल किया गया है शिक्षा को शामिल किया गया है, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, संसाधनों तक पहुंच, ये प्रमुख दोस्तों मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये मानव विकास के क्या हो गए? केंद्र बिंदु हो गए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, मानव विकास किसे कहते हैं? मानव विकास किसे कहते हैं? मानव का विकास होना, मानव का विकास होना मतलब कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि, मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को, एक तो विकल्पों में वृद्धि और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। इसके बाद है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि दोस्तों, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। जबकि विकास जो है दोस्तों, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, इसमें गुणों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बताऊं, जैसे कोई भी गांव है, उसकी जनसंख्या 10,000 है, कोई भी गांव है उसकी जनसंख्या 10,000 है, 1 साल बाद उस गांव की जनसंख्या 1 लाख हो जाती है, तो क्या उस गांव ने कोई विकास किया? विकास तो नहीं किया दोस्तों, लेकिन वृद्धि जरूर की है। विकास तो नहीं किया लेकिन वृद्धि जरूर की है, तो ये हो गया वृद्धि का मतलब। वृद्धि और विकास के बीच आपको अंतर पूछा जाए, विकास का मतलब होता है जैसे अब जैसे 1 वर्ष में मेरी कंडीशन इस प्रकार से, मेरी हालत इस तरीके से है, अब आने वाले समय में मैं क्या पता कुछ और नया करूं, ठीक है, तो ये मैंने विकास किया, ठीक है। तो ये प्रमुख वृद्धि और विकास के बीच आपको अंतर पूछा जाए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करना है, ध्यान रखना। वृद्धि जो होती है, वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन और विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक हो सकती है, वृद्धि बढ़ सकती है, वृद्धि कम भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखते हैं मानव विकास का हो गया, वृद्धि विकास हो गया। मानव विकास के 4 उपगमों के नाम बताओ। मानव विकास के 4 उपगम कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना दोस्तों माइंड में। मानव विकास के 4 उपगम, तो मानव विकास के 4 उपगम जिसमें नाम देखो, एक दोस्त था उसने कॉल किया कि भाई मानव विकास के 4 उपगम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको देखो थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, पर्सन कॉल में पूछते हैं कि मानव विकास के 4 उपगम कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं दोस्तों, आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस लिया है। तो कॉल ना करें, पढ़ाई करो तो दोस्तों यहां से कर लो। और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है। मानव विकास के प्रमुख यहां पर क्या पूछा है? उपगम। तो 4 उपगम है। आय उपगम, ध्यान रख लेना दोस्तों, मानव विकास के कितने उपगम है? 4। आय उपगम हो गया, कल्याणपूर्वक उपगम हो गया, आधारभूत आवश्यकता उपगम हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा उपगम है? आय उपगम, कल्याणपूर्वक उपगम, आधारभूत आवश्यकता उपगम और क्षमता उपगम। ये मानव विकास के 4 उपगम हैं, ठीक है। मानव विकास के कितने उपगम हैं? तो मानव विकास के 4 उपगम हैं। आय उपगम, कल्याणपूर्वक उपगम, आधारभूत आवश्यकता उपगम और क्षमता उपगम। ये मानव विकास के 4 उपगम हैं, दिमाग में फिट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास क्यों जरूरी है? आखिर मानव विकास क्यों जरूरी है? मानव को विकास क्यों जरूरी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मानव का विकास क्यों जरूरी है। देश के विकास के लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। देश के विकास के लिए अगर दोस्तों मानव अगर विकास नहीं करेगा तो देश का विकास कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए देश के विकास के लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। मानव समाज के विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों नई तकनीकों के विकास के लिए मानव विकास जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, नई तकनीकों का विकास करना, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, इसके लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। संसाधनों के उपयोग के विकास के लिए मानव विकास बहुत जरूरी, संसाधनों के उपयोग के लिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसलिए मानव विकास जो है वो जरूरी है, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिएगा आधारभूत आवश्यकता उपगम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधारभूत आवश्यकता उपगम क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपगम क्या है? तो देखिएगा पहली बात आप इसमें लिखेंगे, ये जो उपगम है दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? ILO ने। ILO ने ये जो आधारभूत आवश्यकता उपगम है ये किसने प्रस्तुत किया था? ILO ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ILO ने ये प्रस्तुत किया था दोस्तों आधारभूत आवश्यकता उपगम। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता की पहचान की गई है, ठीक है। 6 न्यूनतम आवश्यकता की इसमें पहचान की गई है। कौन कौन से 6 न्यूनतम आवश्यकता है? इसमें जैसे शिक्षा की बात कही गई है, इसके अलावा शिक्षा की हो गई, भोजन की हो गई, इसके अलावा हम कह सकते हैं शिक्षा, भोजन, आवास हो गई, जल पूर्ति हो गई, स्वच्छता हो गई, ठीक है। इसको रख दो, स्वास्थ्य आवास है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रमुख मानव विकल्पों के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो प्रमुख जैसे मानव आधारभूत आवश्यकता उपगम क्या है? तो आधारभूत आवश्यकता उपगम दोस्तों जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ILO ने प्रस्तुत किया था। और इसके तहत 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है, जिसमें शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, प्रश्नों की उपेक्षा करना, और ये प्रमुख हो गई। शिक्षा है, इसके अलावा भोजन है, जल पूर्ति है, मानव विकल्पों के प्रमुख प्रश्न है, स्वास्थ्य आवास है, ये सब दोस्तों ये प्रमुख इसमें आधारभूत आवश्यकता उपगम में शामिल किया गया है। मानव विकास क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन तो हमने यह ले लिया था, ये वापस मैंने लिया है दोस्तों। मानव विकास क्यों जरूरी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास तो आपको हो गया देश के विकास के लिए, संसाधनों के विकास के लिए, नई तकनीकों के विकास के लिए, ठीक है, मानव समाज के विकास के लिए। इसके अलावा दोस्तों आगे जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपके लिए कमेंट के लिए मैंने बोल रखा है, कमेंट करना है। मानव विकास सूचकांक क्या है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कमेंट के लिए बोल रहा हूं, ताकि क्या है कि आप एक बार मेरे से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वापस आप कमेंट में करेंगे तो आप पढ़कर करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में छप सकता है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? अब मुझे कमेंट कर देना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं वापस आपके लिए तैयार हूं दोस्तों सुबह, ठीक है, सुबह की क्लास के अंदर, तो आप हमारे साथ बने रहना दोस्तों। लाइव क्लास में आपका नाम लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अब मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, ओनली पर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।